एक्सप्रेशन लोग पता है? ओके फाइन, लेट्स टेक ए सिचुएशन राइट. कुछ भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं नमन को ऊपर फेंकूं और वो कभी ना आए, क्लास ढंग से चले? इज इट पॉसिबल? सो वी विल एनालाइज दैट सिचुएशन राइट, कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो हमको कितने स्पीड से उसको फेंकना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? देखो अभी सीन क्या है, अर्थ है, नमन का मास हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, ठीक है ना. थोड़ा जनरल केस लेते हैं, लेने से अभी ऑलरेडी वो h हाइट में है, तो यहाँ से हम इसको v वेलोसिटी से शूट करेंगे और हम ये चाहते हैं कभी रिटर्न आए. सो इसको फाइनली हमको कहाँ तक पहुँचाना है, इन्फिनिटी में पहुँचाना है, बिकॉज इन्फिनिटी में और ग्रेविटेशनल पुल रहेगा नहीं, बिकॉज जब तक पुल होगा तब तक ये आ जाएगा रिटर्न. इज दैट क्लियर? इन्फिनिटी में ग्रेविटेशनल पुल जीरो हो जाता है. इज दैट क्लियर? और वहीं जाके उसको रुक जाना चाहिए, फाइनली शुड स्टॉप देयर राइट. तो फाइनली नमन अगर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो. वी ऑल नो कि इन्फिनिटी में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं. और यहाँ पर अगर जाके वो रुक भी जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. एंड वी ऑल नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. इसके अलावा हम यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर का ड्रैग फ्रैग कुछ कंसिडर नहीं कर रहे. वी आर कीपिंग आवर डिस्कशन सिंपल. इज दैट क्लियर? तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस मैं ये कह सकता हूँ कि इस सिचुएशन पे नमन का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी में पहुँचने के बाद भी उसका मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा. Do you agree with this? So can you tell me what is the initial mechanical energy of the system? It will have some gravitational potential energy and it will have some very high kinetic energy, right? Gravitational potential energy कल ही सिखाया था, माइनस को इग्नोर नहीं करना. माइनस देखो, माइनस तुमको ये बताता है कि the system is more stable as compared to the situation जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था. इन्फिनिटी में हमने पोटेंशियल कितना माना था, जीरो माना था. वो अर्थ के पास आएगा क्यों? उसका बेनिफिट होने से ही वो अर्थ के पास आएगा. अगर मैं तुमको ऊपर फेंकता हूँ, तुम नीचे रिटर्न क्यों आते हो? बिकॉज यू लाइक टू गो देयर, बिकॉज देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट राइट. एंड द रीजन इज व्हाट? जब तुम अर्थ की तरफ जाओगे, अर्थ तुम पे पॉजिटिव वर्क करेगा और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो दैट इज द रीजन रेन ड्रॉप्स ऑलवेज कम डाउन. फाइन, ओके. सो इन दिस केस अगर मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस जी कैपिटल एम लिख दिया, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच. इज दैट क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी हमें कितना दिया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, लोड ही नहीं है इसमें राइट. व्हाट इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? दैट इज जीरो, बिकॉज उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है. इज दैट क्लियर? And we know that initial mechanical energy of the system is equal to what? Final mechanical energy of the system. So mechanical energy initial is equal to mechanical energy final. तो हमको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. So this whole thing will be equal to zero. एक को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. तो यहाँ पर बचा हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच. तो एम को मार देगा, ठीक है ना. तो v स्क्वायर ट्वाइस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ई प्लस एच. ऐसा लिख सकते हैं राइट. अच्छा, सो अगर एच हाइट पे है तो अगर हम इतने वेलोसिटी से शूट करते हैं तो वो बंदा कभी रिटर्न आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा राइट. हम थोड़ा और स्पेसिफिक बना देते हैं सिचुएशन को. स्पेसिफिक ये बताते हैं कि लेट अस अज्यूम कि बंदा कहाँ पर है, सरफेस पे ही है. तो एच का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, जीरो. मतलब और थोड़ा स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि अगर हमको अर्थ के सरफेस से किसी को ऐसा फेंकना कि वो रिटर्न कभी आए ही नहीं, तो अर्थ के सरफेस से हमको कितने वेलोसिटी से शूट करना पड़ेगा. सो इफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यही एक्सप्रेशन बदल के क्या बन जाएगा, दैट इज ट्वाइस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ई. तो हमने एक आर ई स्क्वायर बना दिया यहाँ पर और ऊपर एक आर ई मल्टीप्लाई कर दिया. एंड आई होप सो तुमको इसका रीज़न पता है, बिकॉज जी कैपिटल एम बाई आर ई स्क्वायर इज व्हाट, छोटा जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. अरे छोटा जी का वैल्यू कितना था, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई स्क्वायर. तो इसी फॉर्म में लिखने का कोशिश कर
है ना। तो इस वाले चीज़ को हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2g/r। सो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस वेलोसिटी एज एस्केप वेलोसिटी, राइट। सो दैट इज 2g into r। जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर का वैल्यू तुम कितना पुट कर दोगे, 6400 किलोमीटर्स। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो उसका आंसर निकलता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर मैं नमन को इतने स्पीड से फेंकूँ ज़मीन से तो सबको शांति मिलेगा, राइट। 1 किलोमीटर कितना होता है पता है ना, कितना होता है? अबे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फील। 1 किलोमीटर डिस्टेंस इमेजिन हो रहा है ना। हाँ 11.2 किलोमीटर पता है कहाँ से कहाँ तक है? 10 किलोमीटर सोच, यहाँ से मालिका, हाँ आधाबारी तक, यहाँ से आधाबारी तक, आधाबारी गए हो ना, वो कुछ 11 किलोमीटर जैसे होगा। 1 सेकंड में यहाँ से आधाबारी तक इतने स्पीड से फेंकना पड़ेगा, समझ में आया? तो एक ही तरीका है इसको करने का, रॉकेट में बांध के भेजना पड़ेगा इसको। लेकिन रॉकेट तो एक्चुअली क्या है, ये तो प्रोजेक्टाइल बन गया ना, ये तो तुमने वेलोसिटी फेंका फिर चला गया। रॉकेट इज ए डिफरेंट डायनामिक्स, बिकॉज रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो इतना स्पीड नहीं चाहिए उसको। रॉकेट बर्न करते जाएगा और ऊपर जाते रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, चलो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है 2g into r, ये तो अर्थ के सरफेस से किसी को अगर एस्केप करवाना है, इतने स्पीड से फेंकना है, राइट। अभी अगर मैं तुमको ये पूछूं व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी, अगर हमको मून से फेंकना है तो जैसे दिस इज मून, और यहाँ से m मास वाले पार्टिकल को ना मून के इफेक्ट से बाहर ही भेज देना है ताकि वो रिटर्न आए ना कभी मून के सरफेस पे, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन बदल जाएगा। बात समझ में आया? मतलब अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ यहाँ पर, जी का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होगा। कैपिटल एम के जगह हम अर्थ का मास पुट नहीं करेंगे, मून का मास पुट करेंगे, और आर ई के जगह हम मून का रेडियस पुट करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा √2gm मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई, हम आर ई के जगह हम क्या लिख देंगे, आर सफिक्स मून, मतलब रेडियस ऑफ मून, और इसका जो वैल्यू आता है मैं लिख के देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, दैट इज द रीजन। ये जो स्पीड दिख रहा है ना तुमको, मतलब अगर किसी का स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड अगर उससे अगर ज़्यादा होता है, इट कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। दैट इज़ द रीज़न मून के सरफेस पे कोई एटमोसफियर नहीं होता, बिकॉज एटमोसफियर को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, उनका जो एवरेज स्पीड होता है या जो RMS स्पीड होता है, RMS तो सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, सुना है ना, जो RMS स्पीड होता है उसका वैल्यू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या है, ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न वो एटमोसफियर मून पे रहता नहीं है, निकल जाता है। दैट इज़ द रीज़न मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफियर। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? पॉज करो। ठीक, ओके। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर्स है, दिख रहा है, एक का मास m और एक का मास 4m, दोनों का रेडियस r है, और m वाले स्फीयर के सरफेस से एक m मास का प्रोजेक्टाइल को, इसके सरफेस से एक पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को जिसका मास छोटा है में v स्पीड से फेंका जाता है, शूट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो पूछा है इस v का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये 4m के सरफेस तक पहुंच जाए। इस v का मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये जो प्रोजेक्टाइल तुमने शूट किया है m के सरफेस से वो 4m के सरफेस तक पहुंच जाए। मिनिमम क्यों पूछा? क्योंकि अगर ये v बहुत कम हुआ तो उसको शूट करोगे फिर से वो रिटर्न आके m के सरफेस पे ही गिर जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये जो v का वैल्यू बहुत ही कम हुआ तो तुम उसको शूट करने से क्या होगा, फिर से जैसे अर्थ में पत्थर फेंकोगे, अर्थ के पास फिर से वो पत्थर रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर तुम v से ऐसे शूट करोगे और बहुत कम स्पीड है, इसका ग्रेविटेशनल पुल अगर डोमिनेटिंग है तो वो क्या करेगा, फिर से खींच के अपने पास लेके आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड दोगे तब तो पहुँच ही जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या,
मिनिमम स्पीड, मतलब एटलीस्ट उतना स्पीड दोगे तो वो जस्ट 4m तक पहुंच जाएगा, 4m की सरफेस तक पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो लास्ट क्लास आया था, क्यों सर्दी हो गया था? अभी ये ऐसा एक एक्सक्यूज है, ये ऐसा एक एक्सक्यूज है। अच्छा ठीक ठीक, ओके। इधर देखो, नाउ द पॉइंट इज दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोकेशंस विच आर क्लोजर टू दिस कैपिटल एम, तो उन जगहों पर, अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्टाइल पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है। ये बड़ा वाला स्पेयर भी फोर्स लगा रहा है, मतलब स्पेयर 1 भी फोर्स लगा रहा है, स्पेयर 2 भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भूलो मत। तो ऐसा मत सोचना कि प्रोजेक्टाइल इसके सरफेस पे है तो सिर्फ यही फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वाला भी इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स whenever you think about that small projectile, you understand there are two forces acting on it, right? Now if I'm talking about locations which are located closer to sphere 1, locations which are located closer to sphere 1, उन locations में किसका force ज़्यादा dominate करेगा? sphere 1 का या sphere 2 का? sphere 1 का। obviously sphere 1 के पास होगा तो sphere 1 का attractive force क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसका force dominate करेगा, right? Now if I talk about locations closer to 4m, the sphere 2, तो किसका force dominate करेगा? इसका force dominate करेगा। Do you agree with this? Right? If you agree with this, तो तुमको ये समझना चाहिए कि अगर इन रीजन्स में स्पेयर 1 का फोर्स डोमिनेट कर रहा है और इन रीजन्स में स्पेयर 2 का फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो इन बिटवीन ऐसा जगह होगा जहां पर दोनों का फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा। डू यू एग्री विद दिस? मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में इसका फोर्स डोमिनेट करेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, और वो फोर्स को हम, उस जगह को हम न्यूट्रल पॉइंट बुला सकते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर जगह पर दोनों स्पेयर्स के कारण जो रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स है, दे विल कम आउट टू बी जीरो, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। बात समझ में? हम सबसे पहले ना वो लोकेशंस निकालेंगे कि कौन से लोकेशन पे दोनों स्पेयर का फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। सिद्धार्थ, एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल आउट कर देता है। इज दैट क्लियर? सर क्यों मैं बताऊंगा, विल गेट द फील ऑफ इट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा तो यू नो क्लमजी हो जाए। तो लेट अस से इस वाले स्पेयर से, दिख रहा है, इस वाले स्पेयर से आर डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट चूज किया, ये वाला पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक दूसरे का फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इस जगह का अगर फोर्सेस को शो करना चाहूँगा, ऐसा है, तो ये वाला क्या करेगा? इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा? इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा? जी। इसका मास कितना है? कैपिटल एम, छोटा एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा? आर स्क्वायर। अच्छा, तो इस पॉइंट से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 6r होता है, यहाँ से यहाँ तक r होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 कैपिटल R माइनस छोटा r। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा? जी। इसका मास कितना है? 4m छोटा m डिवाइडेड बाई 6 कैपिटल R माइनस छोटा r द होल स्क्वायर। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आया? और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट? सो अभी अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो हमको r का वैल्यू पता चलेगा। मतलब इस लाइन पे कौन सी जगह पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो जी चला गया, कैपिटल एम छोटा एम चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा? इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ स्क्वायर होगा, है ना? ओके, तो 6 कैपिटल R माइनस आर दी होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? दिस इज 4r स्क्वायर। चलो हेल्प मी आउट। दिस 36 कैपिटल R स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 12 कैपिटल R इंटू छोटा r। इज दैट क्लियर? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? देखो, ये r स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनेगा,
है ना, तो 4r² उधर लेके चला गया, कितना हो जाएगा 3 छोटा r²। इज दैट क्लियर? -12 r को लेके चला गया तो +12 कैपिटल R इंटू छोटा r, और इधर लेके चला गया तो -36 r² दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 3 4 12, दिस इज 12। इज दैट क्लियर? तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, दिस इज r² प्लस 4 कैपिटल R इंटू छोटा r -12 r²। तो +6 -2। ओके, तो इन दिस केस मैं r² प्लस 6 कैपिटल R इंटू छोटा r -2 कैपिटल इंटू छोटा r -12 r² दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, अगर मैं r को कॉमन लूँ तो यहाँ पर r प्लस 6 कैपिटल R, और यहाँ पर अगर मैं -2 कैपिटल R को कॉमन लूँ तो छोटा r प्लस 6 कैपिटल R। ठीक है ना? तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, r प्लस 6 कैपिटल R एंड दिस इज r -2r दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस वाले को 0 होना पड़ेगा, तो छोटा r का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 2r। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो छोटा r का वैल्यू अगर 2r है, इसका मतलब है कि स्फीयर 1 के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे हमको वो जगह मिलेगा जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हमारा पहला स्फीयर है ना, ये दूसरा स्फीयर, जैसे ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2r। यहाँ पर ये दोनों स्फीयर के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को किसी भी तरीके से 2r तक अगर मैं पहुंचा दूं, राइट, तो ये वाला स्फीयर उसको क्या करेगा, खींच के अपने तरफ लेके चला जाएगा। मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन ये है, मतलब एटलीस्ट 2r तक पहुंचा दो। 2r तक पहुंचाने के लिए जितना स्पीड चाहिए उससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड दे दोगे तो वो क्या करेगा, 2r को थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगा, तब इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो वो खींच के अपने आप उस पार्टिकल को अपने सरफेस तक लेके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके पहुँचेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये होगा मिनिमम कंडीशन। अगर तुमने इस जगह पर वेलोसिटी को बढ़ा दिया, डेफिनेटली 2r पे पहुँचने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और वो उस सरफेस तक पहुँच भी जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मिनिमम पूछा है। तुम क्या पूछा है तुमको, मिनिमम स्पीड। तो तुमको जस्ट इस पार्टिकल को इस 2r डिस्टेंस तक पहुंचाना है, और जब वो इस 2r डिस्टेंस में जाके पहुंचेगा उसका स्पीड तब क्या होना चाहिए, 0, k = 0। तो k = 0 पुट करके जब हम निकालेंगे उससे जो v निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिनिमम स्पीड निकलेगा। इज दैट क्लियर? अभी बताओ कैसे निकालें। एंड द ओनली वे टू डू दिस इज बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कम ऑन यार, हम क्या यूज़ करेंगे, वी शैल यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि उसी प्रोजेक्टाइल का सरफेस में कितना एनर्जी था, उसी प्रोजेक्टाइल का न्यूट्रल पॉइंट में कितना एनर्जी है, दोनों का एनर्जी क्या होना पड़ेगा, सेम, राइट। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ है v²। एंड कैन यू टेल मी जब ये वाला पार्टिकल इसके सरफेस पे है तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी 0। मतलब फॉर्मूला तो सिखाया था ना पोटेंशियल एनर्जी का, -g कैपिटल M स्मॉल m सरफेस पे है, हम सारे मास को यहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, r। इज दैट ओके? कम ऑन स्पीक अप। समझ में आया? ये गलत है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि इस पार्टिकल पे ये वाला स्फीयर भी फोर्स लगा रहा है और ये वाला स्फीयर भी फोर्स लगा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्यों बनेगा, इसके कारण भी तो एक टर्म आएगा। कल ही तो बताया था तुमको मैं, इंटरेक्शन जितना सारा होगा उतना सारा तुमको पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स लिखना पड़ेगा। अभी जो तुमने पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखा है दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द स्फीयर 1 एंड द प्रोजेक्टाइल। अभी और एक टर्म आएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, और वो किसके बीच का इंटरेक्शन होगा, स्फीयर 2 एंड दिस प्रोजेक्टाइल। इज दैट क्लियर? तो स्फीयर 2 के केस में कितना होगा, -g
4m स्मॉल m, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6r है, ये डिस्टेंस कितना r, दैट इज 5r, 6r माइनस r कितना हो जाएगा 5r। तो बहुत लोग ना ये मिस कर जाते हैं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी तुमको लिखना पड़ेगा। 2r तो ये जगह है मैडम, मैं इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहा हूँ, तो दिस इज 6r माइनस r कितना हो जाएगा 5r। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इस जगह का मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम किस जगह का मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, इस जगह का मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, न्यूट्रल पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। और इस जगह पर अगर मैं फाइनल पोजीशन मानता हूँ उसको, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुका होगा, और इस जगह पर जो इस पार्टिकल के पास एनर्जी है वो प्योरली पोटेंशियल एनर्जी होगा। किसके कारण? स्फीयर 1 के इंटरैक्शन के कारण एज वेल एज स्फीयर 2 के इंटरैक्शन के कारण भी। तो हम क्या लिखेंगे इन दिस केस, -g कैपिटल M स्मॉल m। तो बताओ ये वाला पॉइंट इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 2r के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2r, फिर -g 4m स्मॉल m डिवाइडेड बाई इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना, दैट इज 4r। समझ में आया? इसके आगे का काम तुम करोगे। यू विल इक्वेट मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल विथ मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ध्यान से देखो, सिर्फ v² ही अननोन है, बाकी सब तुमको आता है। तो इससे तुम जो v निकलेगा दैट विल बी द मिनिमम v। ऐसा क्यों? बिकॉज इस जगह पर न्यूट्रल पॉइंट पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या मान कर रखा है, 0 मान कर रखा है। तो अगर हमने इस कंडीशन को यूज किया है, उससे हमने ये इक्वेशन से लिखा है, तो इससे जो v निकलेगा उसको मिनिमम होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नमन सो रहा है तो जल्दी से चलो पॉज करो। सो व्हाट आर सैटेलाइट्स? ओके, सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच रोटेट अराउंड द अर्थ। सिंपल, ठीक है ना? तो अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून, बाकी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो सैटेलाइट एक्चुअली मूव कैसे करता है? ऑर्बिट उसका सर्कुलर होता है, एंड सर्कल याद रखना इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, जहाँ पर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस सेम हो जाता है। ओके, एंड बेसिकली फिर इस मूविंग इन ए सर्कल, इसका डायनेमिक्स हमको ऑलरेडी पता है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? तो ये अर्थ है, अर्थ का मास m ही है, उसको हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सरफेस से बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, राइट? सो यहाँ पर लेट अस से m इज द मास ऑफ दैट सैटेलाइट। मून हो सकता है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है। और हमको ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ सर्कल में घूमता है, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv²/r। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन होता है, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने एक रस्सी में एक बॉल को बांध के गोल घुमाया, तो वहाँ पर टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? और यहाँ पर प्लैनेट के चारों तरफ अगर ये तुम्हारा सैटेलाइट गोल घूम रहा है, तो उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आया? देखो याद रखना, जैसे कि प्लैनेट्स, अर्थ सन के तरफ जैसे गोल गोल घूमता है, उनको गवर्न करने के लिए हम जो लॉस, हमने जो लॉ स्टडी किया, केपलर्स लॉ, ऑल दिस लॉस आर आल्सो वैलिड फॉर दिस सैटेलाइट्स, बिकॉज द सिचुएशन इज एग्जैक्टली सिमिलर। सन के चारों तरफ अर्थ प्लैनेट्स गोल घूमते हैं, और यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स गोल घूमते हैं। तो केपलर्स लॉ जो है इन सैटेलाइट्स पे भी क्या है, वैलिड है। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कितना होगा? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE प्लस H द होल स्क्वायर। डू एग्री विद दिस? ये जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? mv²/r। मतलब एट दिस मोमेंट अगर इस पार्टिकल के पास v वेलोसिटी, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स का डिमांड बनता है? mv²/r का, where r is the radius of the circular orbit. Is that clear? So यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? That is mv², और इस सर्कल का जो रेडियस है that is what? re plus h, that is g कैपिटल M लिखता हूँ, ठीक है? m सफिक्स e नहीं लिखता ऐसे। This is m divided by what? re plus h the whole square। तो m और ये m चला गया, ध्यान देना, ये और ये चला गया, तो v का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? ध्यान देना, दैट इज रूट ओवर ऑफ gm डिवाइडेड बाई re प्लस h। किसी का कोई डाउट इससे? ओके फाइन। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट।
है ना, डन। अच्छा अभी हम एक बार टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इसको गोल घूमने में कितना टाइम लगता है, मून को गोल घूमने में कितना टाइम लगता है, 27.3 डेज, राइट। तो ये तो एक जनरल केस है, तो इस सैटेलाइट को गोल घूमने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 2 पाई डिवाइड बाई स्पीड की जगह हम v लिख सकते हैं, v हमने जस्ट नाउ डिराइव किया है, ध्यान देना, इक्वल टू 2 पाई RE प्लस h, एंड v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान देना, दैट इज रूट ओवर ऑफ gm, और रूट ओवर ऑफ RE प्लस h ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर एक 1 था और एक RE प्लस h के ऊपर हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड हो जाएगा पावर्स, कितना हो जाएगा 3/2। इज दैट क्लियर? अच्छा नाउ ध्यान देना, इफ आई स्क्वायर अप बोथ द साइड्स तो क्या मिलेगा, इज दैट क्लियर? तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू RE प्लस h द होल क्यूब, दिस इज Kepler's law, right, that the square of the time period is cube of the length of the semi major axis। यहाँ पर सेमी मेजर सेमी माइनर में कोई फर्क नहीं है बिकॉज सर्कुलर है, लेकिन लॉ तो यही है ना, फिर से हमने ये प्रूव कर दिया। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट इसमें, राइट, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। थोड़ा पॉज करना लग गया तुमको, कर दिया। देखो ये तो हमने एक जनरल केस के लिए डिस्कस किया जहाँ पर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। अभी अगर ये h जो है वो RE के रेस्पेक्ट में अगर बहुत छोटा हुआ, if the satellite is very close to the surface of earth, for a satellite very close to the surface of earth h can be neglected, ठीक है, बस ये कुछ नहीं है, बस करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था टाइम पीरियड का, h की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करने की जगह RE प्लस h को हम RE लिख देंगे। RE इतना बड़ा है, h इतना छोटा है कि h को अगर हम RE के साथ ऐड भी करेंगे तो वो RE ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और हमने रूट ओवर ऑफ GM को रिप्लेस किया यहाँ से, ये तो पता ही है, छोटा g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला आ गया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ RE/g, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुट करते हैं तो कितना आएगा, नियरली 85 मिनट्स। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सैटेलाइट विच इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा, 85 मिनट्स। एक तो ये है, दूसरा और एक चीज़ मैं बता के रखता हूँ, टाइम पीरियड जो है देखो, या जो वेलोसिटी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे, मतलब तुम नहीं, सैटेलाइट को अगर दूर रखोगे तो उसके उस ऑर्बिट में उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होते जाएगा। जितना पास रहेगा अर्थ का स्पीड ज़्यादा होगा, जितना दूर रहेगा स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये भी चीज़ ऑब्जर्व करके रखना, ठीक है। सो डन फॉर टुडे।